हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो सामान्य ज्ञान से एक और उपयोगी मूक टेस्ट नंबर 2 है। दोस्तों, ये जो मूक टेस्ट सीरीज़ आप सभी को दी जा रही है, ये टेस्ट सीरीज यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपी लेखपाल, लोअर पीसीएस, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी परीक्षाओं के लिए है, जो भी कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम्स हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर 37 क्वेश्चन गलत है, 35 क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है, विद फैक्ट। तो लगभग 35 से दोस्तों लगभग हम 105 क्वेश्चन आपके कवर करने वाले हैं। टाइम रहेगा लगभग 20 मिनट का, ठीक है। अगर ये टेस्ट आप सभी को अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन। इसके बाद में आपको मैं फैक्ट बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये जवाब करना है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। इसके लिए आपको 5 से 6 सेकंड का जो समय है वो निर्धारित करके दिया जा रहा है। तो आप लोगों का दोस्तों सही जवाब क्या रहेगा, वो है बी ऑप्शन, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है भाई, 10 मंडल हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें सूक्त कितने हैं, 1028 दोस्तों इसमें सूक्त हैं। ऋग्वेद की रचना किसने की थी, तो वो की थी दोस्तों, ऋग्वेद के रचनाकार थे विश्वामित्र। ठीक है भाई, ऋग्वेद में दोस्तों 10,462 ऋचाएं हैं। ये भी पूछा जाता है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो 10,462। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे अब हम। सबसे उपयोगी वीडियो है आप सभी के लिए। चलिए, सबसे उपयोगी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत भाषा की प्रथम यानी संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी है। संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी है, सवाल नंबर 2। और सभी के लिए 5 से 6 सेकंड का समय। भाई कमेंट करके जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, सही आंसर है, संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक जो है वो कौन सी है, अष्टाध्यायी। इसके लेखक हैं महर्षि पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक भी पूछे जाते हैं, कौन है, तो महर्षि पाणिनि है। चलिए, और एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, ये भी पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने किस युग पर प्रकाश डाला है, तो मौर्य युग पर। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो मौर्य कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है अष्टाध्यायी में किसने, महर्षि पाणिनि ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। सभी लोग कमेंट करेंगे, चाहे वो आज हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं या फिर हमारे पुराने व्यूवर्स हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ। दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर रहेगा पुरापाषाण काल। बी ऑप्शन जिसने सेलेक्ट किया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, और पहिए का आविष्कार दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। चलिए अब करते हैं सवाल नंबर 4 को डिस्कस। सवाल नंबर 4 है, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है, सवाल नंबर 4। चलिए, सही आंसर है लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो लोथल की खोज थी, ये किसने की थी दोस्तों, रंगनाथन ने की थी 1955 में। ठीक है, और 1955 से 1962 तक दोस्तों लोथल की खोज जो है वो की गई थी रंगनाथन के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 5 अब हम डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 5 है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ। यहां से क्वेश्चन उठ के पूछे जाते रहे हैं दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड आपको याद रखना है, कहाँ पर हुआ था, राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। ठीक है, उस समय शासनकाल किसका था, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन दोस्तों 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था, सभा कामी की अध्यक्षता में, और काला शोक के शासनकाल में। वहीं बात करें
तीसरी बौद्ध संगति थी, तो इसका आयोजन 255 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, और मोगालितिपुत्र इस समय दोस्तों अध्यक्ष थे, और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन ईसा की पहली शताब्दी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, किसी की अध्यक्षता में। तो अध्यक्ष थे दोस्तों वसुमित्र और अश्वघोष, ठीक है, और शासनकाल था कनिष्क का। तो A to Z आपके सारे पॉइंट मैंने कवर करा दिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, ठीक है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर है दोस्तों, सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आप लोग देख लीजिए कि किस किस का सही है। इसके साथ में आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप, ठीक है, और ये जो सिकंदर है दोस्तों मकदूनिया का शासक था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। भारत विजय अभियान सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था। तो याद रखिएगा, भारत विजय अभियान भी पूछा जाता है, कब शुरू किया था? 326 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो वीणा वादन करते हुए चित्रांकन हुआ है वो समुद्रगुप्त के काल का ही हुआ है। समुद्रगुप्त दोस्तों वीणा के शौकीन थे। तो समुद्रगुप्त किसका उपासक था? याद रखिएगा, विष्णु का उपासक था, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अगला जल्दी जल्दी डिस्कस करा रहा हूँ। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? उपयोगी क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था और उसने जो स्थापना की थी वो कब की थी? थोड़ा क्वेश्चन अधूरा है लेकिन बोल रहा हूँ। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुई थी और उसका संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन को जोड़ लीजिएगा एक साथ में। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, और इसकी जो स्थापना हुई थी 752 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल इसका, सॉरी 753 753 752 और 53 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। दोनों ही आंसर आपके यहाँ पर सही हो सकते हैं। किसी किसी बुक में दोस्तों 753 दिखाया गया है और किसी बुक में 752 को आंसर सही माना गया है। वैसे राष्ट्रकूट वंश का जो असली पदार्पण हुआ था वो 752 से माना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप भी ए ऑप्शन ही सेलेक्ट कीजिएगा, बुक पर मत जाइएगा, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी ना दोस्तों वो कौन सी थी? मानिकर या मान्यखेत, याद रखिएगा। तो 752 में इसका जो स्थापना था दोस्तों वो हुआ था। याद रखिए, संस्थापक जो था वो हुआ था, यानी स्थापना 752 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सही आंसर है दोस्तों, गौरी और जयचंद के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। ये कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस युद्ध में गौरी की विजय हुई थी, 1194 में लड़ा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका है। चलिए अब आप 10 क्वेश्चन जब हो जाएं तो अपना बता दीजिएगा कितने सही हो गए। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक बिल्कुल करेक्ट कर दूंगा उस पीडीएफ में जो आप सभी को दूंगा। तो खिलजी जो वंश था उसका संस्थापक कौन था? चलिए राइट आंसर दोस्तों, यदि आपने किया है सी ऑप्शन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। 10वां नंबर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आपका इसका, बी ऑप्शन। और इसकी जो स्थापना मानी जाती है खिलजी वंश की दोस्तों वो 1290 ईस्वी में मानी जाती है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, नेक्स्ट है, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? घोड़ों को दाग लगाना और सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा थी वो किसने शुरू की थी? इसके लिए आपको 5 से 6 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं। तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। यदि आपने आंसर बी ऑप्शन में किया है तो सही आंसर आपका है। चलिए सवाल नंबर 12 का आंसर कीजिएगा सभी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सवाल नंबर 12, सैयद वंश का संस्थापक कौन था?
सही आंसर है दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। यदि आपने आंसर चुना है ये ऑप्शन तो सही है। और इसने 1414 में इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा, सैयद वंश की स्थापना 1414 में। और इसका पूरा टाइम पीरियड था 1414 से 1451 तक, ठीक है। खिज्र खां ने स्थापना की थी सैयद वंश की, और जो पूरा काल था सैयद वंश का 1414 से 1451 तक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से किसे जाना जाता है? सवाल नंबर 13। 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से तो ये जाना जाता है दोस्तों रोम को। अब रोम को किस किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। पोप का शहर, रक्तवर्ण महिला, रोम, प्राचीन विश्व की सामग्री, इसे भी दोस्तों रोम के नाम से ही जाना जाता है। रोम को इनके नाम से जाना जाता है। एक बात एक ही है। अगला दोस्तों क्यूबा, इसे सगर बाउल कहा जाता है, यानी चीनी का कटोरा। और न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों के नगर के नाम से जाना जाता है। रोम को मैंने बता दिया 7 पहाड़ियों का नगर, पोप का शहर, रक्तवर्ण महिला और प्राचीन विश्व की सामग्री के नाम से जाना जाता है। चलिए सवाल नंबर 14 अब हम डिस्कस करेंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की लोकेशन पूछी जाती है तो ये नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट की यदि आपसे ऊंचाई पूछी जाए, देखिएगा इसकी एग्जैक्ट जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर। लेकिन अब 8848 मीटर नहीं आकर कितना आ रही है? 8850 मीटर। यदि आपने आंसर किया है ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्जीरिया की मुद्रा कौन सी है? सवाल नंबर 15। दोस्तों सही आंसर है ए ऑप्शन, दीनार। अल्जीरिया की मुद्रा कौन सी है? दीनार आपका सही आंसर था, ए ऑप्शन। चलिए अल्जीरिया की दोस्तों राजधानी पूछी जाती है तो वो है अल्जीयर्स, ठीक है। अल्जीयर्स इसकी बिल्कुल करेक्ट राजधानी है, पूछी जा सकती है, ठीक है भाई, अल्जीयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश है। अब भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2020 में दमन दीप और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया है। और इससे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा पूरी तरीके से मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, लेह और जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 को। हालांकि इसकी घोषणा जो धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तो 5 अगस्त 2019 को ही इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। तो इनमें से कौन सा दर्रा जो नहीं है? तो वो है सिपकिला दर्रा। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, ये सभी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। लेकिन सिपकिला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है? सवाल नंबर 17। कोसी नदी का उद्गम स्थान, सही आंसर है गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से, ठीक है। गोसाई चोटी के उत्तर से कोसी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। अब एक ट्रिक भी आपको मैं बता दूं, गोसाई, गो और साई, यानी कि गो मिस गाय, गाय और साई, इन दोनों को कभी कोसना नहीं चाहिए, यानी कि कोसी से कोसना नहीं चाहिए गो और साई को। अगला क्वेश्चन में डिस्कस कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सी झील उत्तराखंड राज्य में नहीं है? सवाल नंबर 18। एक ट्रिक आप सभी को मैं बता रहा हूँ झील याद करने की दोस्तों, जिसके पीछे भी ताल वर्ड आपको लगा मिले वो कहाँ पर है? वो सारी झील उत्तराखंड में है। जैसे कि रागस्ताल, सात ताल, नैनीताल, ये सभी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। लेकिन जो हुसैन सागर झील है ये उत्तराखंड में नहीं है। ये कहाँ पर है अगर ये पूछी जाए तो ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? आगरा, सही आंसर है दोस्तों, आगरा यमुना नदी के किनारे पर है। ताजमहल की लोकेशन याद कर लीजिए, ताजमहल के बिल्कुल बैक से यमुना बह रही है, ठीक है भाई। यमुना बह रही है, आगरा बिल्कुल जो आगरा का जो ताजमहल है ना वो बिल्कुल यमुना के किनारे पर लगा हुआ है, तो उससे याद कर लीजिएगा आगरा यमुना नदी के किनारे पर है। और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे पर ही है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर अब है 20।
चंद्रप्रभा अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? चंद्रप्रभा अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? सवाल नंबर 20। सही आंसर है चंद्रप्रभा जो बाघ अभयारण्य, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। अब इसमें पाया क्या क्या जाता है? भालू, नीलगाय, तेंदुआ, ठीक है, और सांभर, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं चंद्रप्रभा अभयारण्य में। लोकेशन पूछी जाती है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। इनमें से किस उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में नहीं हुई? बहुत ही उपयोगी सवाल है। सवाल नंबर 21। सही आंसर हो जाएगा कोलकाता की भी 1862 में हुई थी, मुंबई की भी, मद्रास की भी, यानी ये सभी, इन सभी की स्थापना 1862 में हुई थी। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रपति को वर्तमान में कितना वेतन मिल रहा है? दोस्तों, जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है ये बिल्कुल आयकर मुक्त होता है, यानी इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। कुछ समय पहले ही जो वेतन था 1.5 लाख था, यानी 1.5 लाख रुपए प्रति माह था, लेकिन इसे इंक्रीज कर दिया गया। तो राष्ट्रपति को वर्तमान में कितना वेतन मिल रहा है? यदि आपने आंसर किया है 5 लाख, तो बिल्कुल सही आंसर इसका बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायनोमा का कार्य क्या है? जो डायनोमा है वो क्या कार्य करता है? सही आंसर दोस्तों इसके लिए बी आंसर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सवाल नंबर 24। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 24। जब कोई वस्तु समुद्र के पानी में तैर रही हो, ठीक है, जब कोई वस्तु समुद्र के पानी में तैरती है, फिर तैर रही है, तो उसके आयतन का कितना मतलब कितना भाग है जो पानी में ऊपर तैरता रहता है? कितना भाग तैरता रहता है? केवल और केवल 1/10 भाग, यानी 10 भाग में से 1 भाग तैरता रहेगा पानी में ऊपर, ठीक है, जब कोई वस्तु पानी में तैर रही है तो। चलिए सवाल नंबर 25। वायु में ध्वनि की चाल क्या है? बहुत ही उपयोगी ये वीडियो है आप सभी के लिए। वायु में ध्वनि की चाल क्या है? सही आंसर है 332 मीटर, मतलब मीटर प्रति सेकंड। ए आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 25 हो गए भाई, कितने सही हो गए आप सभी के कमेंट करके बता दीजिए कितने सही हो गए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर है सी ऑप्शन, जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में, याद रखिएगा, परमाणु का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्टीम इंजन यानी भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? सवाल नंबर 27। सही आंसर हो जाएगा, स्टीम इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट। जेम्स वाट ने कब किया था? 1769 में, यानी 1769 में किया था। अभी जो जेम्स वाट थे दोस्तों कहाँ के थे? तो याद रखिएगा ये स्कॉटलैंड के थे, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? सवाल नंबर 28। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी होते हैं, और कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। सबसे ज्यादा गुणसूत्र कबूतर में होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कबूतर में। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। 1 किलोवाट में, या फिर 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने वाट के बराबर होता है? सही आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। बी ऑप्शन में जवाब दिया तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाने लायक होता है या फिर खाया जाता है? सेब और नाशपाती की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य फल भीति, यानी कि भीतर का भाग खाया जाता है, छिलका उसका बिल्कुल उतार दिया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, भोपाल गैस कांड कब हुआ था?
आपने सुना होगा भोपाल, कहाँ पर है, एमपी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो वो घटना कब हुई थी, जहां पर मिसाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है, जो गैस है उसका रिसाव हुआ था और उससे काफी ज्यादा दोस्तों हानि वहां पर हुई थी। तो वो हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, भोपाल गैस कांड। इसका राइट आंसर था सी ऑप्शन। कितने सही हुए कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के सिर की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। सवाल नंबर 32। सही आंसर हो जाएगा 29 होती है भाई। डी ऑप्शन में जवाब दिया तो सही आंसर है आपका। सवाल नंबर 33, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। जब 35 हो जाएं तो आप अपने कमेंट करके बताइएगा भाई कितने सही हुए। क्वेश्चन तो काफी सारे कराए मैंने इस वीडियो में। 35 तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, इसके साथ इसके फैक्ट भी हो गए, तो काफी सारे क्वेश्चन हो गए। तो पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ए ऑप्शन में जवाब दिया है तो सही आंसर है आपका। सवाल नंबर 34, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो वो है दोस्तों शतुरमुर्ग, यानी कि सी ऑप्शन में जवाब दिया तो सही आंसर आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 35 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। सही आंसर हो जाएगा आरती शाह। और शाह लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं कि इंग्लिश चैनलों को तैर कर ही पार कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन में जवाब दिया तो बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल यदि आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए अब उन उन लोगों के नाम बोलूंगा जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और अच्छा स्कोर किया था। तो उनके नाम है अखिलेश सिंह, एस के मौर्य, शैलेंद्र सिंह और एक सूरज यादव है उनका। इन लोगों का दोस्तों अच्छा स्कोर रहा। अगर आप भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम बोला जाए तो आप अपना स्कोर हमें कमेंट करिएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय।